तो लास्ट क्लास जो थी उसमें मैंने प्लांक की अभिधारणा के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था कि कोई भी पदार्थ जो है वो विकिरणों की ऊर्जा का उत्सर्जन है वो किस रूप में नहीं करता, सतत रूप में न करके विविध रूप में करता है, जो कि विद्युत चुंबकीय दोलकों के रूप में होती है। और विद्युत चुंबकीय दोलक किसे कहते हैं? जिसकी ऊर्जा किसके बराबर हो, या जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किसके रूप में, फ्रीक्वेंसी के पूर्ण गुणांक के रूप में या फिर एच म्यू के पूर्ण गुणांक के रूप में करता है। ई बराबर एन एच म्यू के रूप में अगर कोई भी दोलक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वो कैसा ऑसिलेटर कहलाता है? रेडिएशन ऑसिलेटर या फिर विद्युत चुंबकीय दोलक कहलाता है। और जो सबसे न्यूनतम विभक्त ऊर्जा जो होती है या डिस्क्रीट एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है? एच म्यू के बराबर होती है, जिसमें म्यू दोलक की क्या कहलाती है? म्यू दोलक की आवर्ती तथा एच क्या है? प्लांक नियतांक है। ये बताया था मैंने। इसी के साथ में जब हम आगे की तरफ बढ़े थे तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था क्वांटम दोलित्र की औसत ऊर्जा के बारे में। इसका हमने क्या निकाल लिया था? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मतलब इसकी ऊर्जा को हम किस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं वहां तक हमने किया था। इसके फॉर्मूले का हमें क्या करना था? व्युत्पन्न करना बाकी रह गया था। ठीक है, तो इसमें मैंने ये बताया था कि जो क्वांटम दोलित्र है उसके लिए प्लांक ने कहा था, प्लांक के अनुसार किसी नियत ताप पर किसी नियत ताप पर दोलित्र की विविक्त ऊर्जा किसके बराबर होती है? दोलित्र की विविक्त ऊर्जा E बराबर क्या होती है? एन एच म्यू होती है। और मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी के अनुसार मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी के अनुसार दोलित्रों की संख्या कितनी बताई थी? ऑसिलेटर की संख्या एन बराबर क्या होती है? ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के ई एन अपॉन के टी, जहां पे ई एन का मान क्या है? एन एच म्यू। अगर मान लो किसी के अंदर एन ऑसिलेटर है उसके लिए ऊर्जा ई एन हो जाएगी। तो यहां से एन बराबर क्या आ जाएगा? एन बराबर ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एन एच म्यू के टी। ये क्या हो जाएंगे? मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी के अनुसार किसी भी कृष्णिका के अंदर ऑसिलेटर की संख्या इसके रूप में होगी। और अगर यदि मान लो कि टोटल एन ऑसिलेटर है या फिर दोलकों की संख्या एन है तो उस कंडीशन में दोलकों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोलकों की कुल ऊर्जा, दोलकों की कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है? ई एन बराबर एन एन इंटू ई एन। यहां से एन एच म्यू इंटू एन एन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? दोलक की टोटल एनर्जी को भी लिख सकते हैं, जहां पे एन बराबर क्या हो जाएगा? 1 से इनफाइनाइट के रूप में। जैसे जैसे एन की वैल्यू परिवर्तित होगी या जितनी एन की वैल्यू होगी उस आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? टोटल ऑसिलेटर के अंदर जितने भी किसी भी कृष्णिका के अंदर जितने ऑसिलेटर है उन सबकी एनर्जी को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? दोलकों की कुल ऊर्जा या फिर किसी कृष्णिका में जितने भी दोलक उत्सर्जित हो रहे हैं उसकी टोटल एनर्जी का मान भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। एवरेज ऊर्जा या फिर औसत एनर्जी की
एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? अतः किसी कृष्णिका में दोलकों की औसत ऊर्जा क्या होती है? दोलकों की औसत ऊर्जा किसके बराबर होगी? दोलकों की कुल ऊर्जा अपॉन दोलकों की संख्या। इन दोनों का हम अगर डिवीजन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज एनर्जी। उस कृष्णिका के अंदर एवरेज एनर्जी जो है, एवरेज एनर्जी कितनी एवरेज एनर्जी उत्सर्जित हो रही है यहाँ पे, कितनी एवरेज एनर्जी वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, उसके बारे में हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब इसमें देखिए जो औसत ऊर्जा जो है उसको हम किसके रूप में, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पे दोलकों की कुल ऊर्जा जो है वो क्या है? ई एन के बराबर है, ई एन के बराबर अपॉन एन एन, जितने भी ऑसिलेटर है उनकी संख्या यहाँ से n1 से लेके इनफिनिट तक। तो इस लिमिट या यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो उस वैल्यू को रखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कृष्णिका के अंदर जितने भी दोलित्र है उन दोलित्रों के कारण टोटल कितनी एनर्जी है उसको हम क्या निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ई एन का मान तो कितना है? ई एन का मान एन एच म्यू एन एन के बराबर है, तथा एन एन का मान क्या है? एक्सपोनेंशियल ए एक्सपोनेंशियल माइनस के एन एच म्यू के टी के बराबर है इसका मान। ये मान यहाँ पे रखेंगे हम और उसके बाद में सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कृष्णिका से ऑसिलेटर के द्वारा कितनी एनर्जी उत्सर्जित होती है या कितनी एनर्जी अवशोषित होती है, उसके बारे में पता चलेगा। n बराबर 1 से इनफिनिट एन एच म्यू एन एन अपॉन n बराबर 1 टू इनफिनिट एन एन। यहाँ से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टेप लिखा हुआ समझ में ना आए तो कमेंट में बताते रहना। तो उससे क्या है कि आप लोगों को अगर एक भी स्टेप छूट जाता है तो उस जगह पे मैं हाथ बता दूंगा। अगर एक बार स्टेप कोई छूट गया, नहीं समझ में आया, तो उसके बाद में आगे क्या हो रहा है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम द्विपद प्रमेय का भी यूज करेंगे। इसलिए जहाँ पे भी अगर कोई भी स्टेप मैथमेटिकली अगर समझ में ना आए तो वहां पे पूछ लेना, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो यहाँ से ई बार बराबर क्या हो जाएगा? एन एन का मान रखेंगे हम, तो यहाँ से समेशन एन बराबर 1 टू इनफिनिट एन एच म्यू ए ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस के एन एच म्यू अपॉन के टी अपॉन एन बराबर 1 टू इनफिनिट ए एक्सपोनेंशियल एच म्यू एन एच म्यू अपॉन के टी। ठीक है, अब यहां से देखो जब इसको हम खोलेंगे तो उस कंडीशन में देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अगर खोले तो यहाँ पे देखो कि सिर्फ इसमें सिर्फ ए कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? ओनली फॉर ए कांस्टेंट है, और एक एच म्यू कांस्टेंट है। एन की वैल्यू तो क्या है, हर जगह पे परिवर्तित होगी। एक्सपोनेंशियल की भी वैल्यू क्या होगी, हर जगह पे अलग अलग प्राप्त होगी। और वो एक्सपोनेंशियल इस एच म्यू या इस एन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए इसको हम तो अलग से तो इसको हम डायरेक्टली तो अलग कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखिए कि हम इसमें से पहले तो कांस्टेंट समेशन में से बाहर किस चीज को निकाल सकते हैं कांस्टेंट के रूप में, वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए समेशन से बाहर आने वाली चीज जो होगी उसको बाहर निकाल लेते हैं। ए एच म्यू इसमें से कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जिसका एन की अलग अलग वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर क्या बच गया? समेशन एन बराबर 1 से इनफिनिट एन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस के एन एच म्यू अपॉन के टी अपॉन समेशन ऑफ n बराबर 1 टू इनफिनिट एक्सपोनेंशियल एन एच म्यू अपॉन के टी। ठीक है, अब यहां से देखिए ये ए से ये ए गया, तो यहाँ पे ए की टर्म बचेगी,
मतलब ये ए से ए जाएगा तो बाकी वाली बची हुई टर्म क्या हो जाएगी, एवरेज ई बराबर जो आएगा आपके एच म्यू एक्सपोनेंशियल एन बराबर 1 टू इनफाइनाइट एन एक्सपोनेंशियल माइनस के एन एच म्यू अपॉन के टी अपॉन क्या आ जाएगा, एन बराबर 1 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस के एन एच म्यू अपॉन के टी, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन से अब आगे की तरफ हम सॉल्यूशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या वैल्यू आ रही है और क्या नहीं आ रही है। जो कांस्टेंट की टर्म थी उनको हमने पहले से ही हटा दिया, अब इसका आगे की तरफ और सॉल्यूशन करेंगे तब हमें एवरेज एनर्जी के बारे में हमें पता चलेगा। क्यों? लेट यदि हम क्या मान लें, एच म्यू अपॉन के टी को क्या मान लें, एक्स मान लें, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एन एच म्यू अपॉन के टी किसके बराबर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एन एक्स के बराबर हो जाएगा। यहां से फिर ये वाली वापस टर्म किसके बराबर आ जाएगी, एवरेज एनर्जी की, एवरेज एनर्जी ई बराबर एच म्यू एन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एन एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एन एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब लिमिट आप लोगों को मालूम है तो यहाँ पे मैं वापस लिमिट नहीं लग रहा हूँ बार बार, एन बराबर 1 से इनफाइनाइट, ये खत्म तो कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट के ऊपर ही होगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, द्विपद प्रमेय की सहायता से खोल भी सकते हैं, या फिर द्विपद प्रमेय की सहायता से एक्सपोनेंशियल को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करते हो वो देखिए, क्योंकि आपको मालूम हो तो समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस के एनएक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के 2x प्लस डॉट 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 डॉट, जहां तक ये होगा वहां तक लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम द्विपद प्रमेय की सहायता से केस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, प्रमेय से ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस टी की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस के 1 के बराबर आ जाएगा द्विपद प्रमेय से। अब इस मान को किसके, समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस के एन एक्स मान को हम किस में रख देंगे, इस मान इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एच म्यू एन एक्सपोनेंशियल माइनस के एन एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स इनवर्स आ गया। एक चीज और इसके अंदर वो यह है कि अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस के एन एक्स करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा माइनस के एन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एन एक्स के बराबर। यहां से अगर हम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एन एक्स का मान लिखना चाहें तो वो किसके बराबर आ सकता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन एन डी बटा डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस के एन एक्स के बराबर आ जाएगा। इस मान को हम इस इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पर, तब हमें जो इक्वेशन मिलेगी उसकी सहायता से फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एनर्जी को और भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी,
एच म्यू कोष्ठक में क्या आ जाएगा, समेशन n इंटू 1/n माइनस बाहर में b बटा dx एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के nx अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस के x की पावर माइनस के 1। यहां से ये n से n गया, ठीक है। अब ये समेशन अंदर की तरफ जाए तो उस कंडीशन में क्या परिवर्तन आएगा, माइनस के एच म्यू डी बटा डी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एन एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स का इनवर्स। और एक्सपोनेंशियल माइनस के एन एक्स किसके बराबर है, 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स के इनवर्स के बराबर है। उस मान को हम वापस इसके अंदर रखेंगे, तो इक्वेशन क्या मिलेगी, जब इस मान को वापस इसमें रखेंगे तो एवरेज ऑफ ई बार बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के एच म्यू कोष्ठक में क्या आ जाएगा, डी बटा डी एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स का इनवर्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स का इनवर्स। अब यहां से इसका अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो अवकलन करने पे क्या आएगा, माइनस के एच म्यू तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ऊपर का पावर माइनस में 1 है, तो अवकलन करोगे तो एक नीचे आ जाएगा, तो एच म्यू कोष्ठक में क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स की पावर माइनस के 2 उसके बाद में डी बटा डी एक्स ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स का इनवर्स। तो एवरेज एनर्जी ई बराबर क्या हो जाएगी, एच म्यू कोष्ठक में 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स की पावर माइनस के 2 और कोष्ठक में ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स की पावर माइनस के 1। यहाँ पे देखिए प्लस का क्यों हो गया, प्लस का होने का कारण क्या है, जब आप 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स का अवकलन करोगे तो उस कंडीशन में 1 का तो अवकलन 0, ये एक माइनस साइन पहले से बाहर है, और ऊपर से वापस ई की पावर माइनस एक्स का आप अवकलन करोगे तो माइनस के 1 आएगा, 1 माइनस के ई एक्स आएगा, वो माइनस और ये वाला माइनस दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, प्लस के फॉर्म का चेंज हो जाएगी, तब यहाँ पे ई एक्स कैसा आया है, प्लस के रूप में आया है। अब यहाँ पे आगे की तरफ फिर से एच म्यू कोष्ठक में ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, क्योंकि एक पावर से एक पावर तो ये कट जाएगी, फिर भी ऊपर माइनस के 1 रहेगा जो वो वापस किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो इक्वेशन किसमें, एच म्यू ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ से एवरेज एनर्जी ई बार बराबर क्या हो जाएगा, एच म्यू ई की पावर माइनस के एक्स, अगर ई की पावर माइनस से गया नीचे में से भी कॉमन ले ले तो बाहर क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस के एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1, यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ पे एच म्यू बराबर ई आर बराबर क्या हो जाएगा, एच म्यू अपॉन ई की पावर एक्स माइनस के 1। चूंकि एक्स बराबर हमने क्या लिखा था, एच म्यू अपॉन के टी, तो यहाँ से एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, एच म्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ एच म्यू अपॉन के टी माइनस के 1। यह समीकरण नंबर 1 जो है ये किसको प्रदर्शित करता है, इक्वेशन नंबर 1
क्या है, आवर्ती के रूप में क्या है, आवर्ती के रूप में दोलित्र की ऊर्जा है, आवर्ती के रूप में दोलित्र की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अरे मुकेश, स्वरूप को पूछने से कुछ नहीं होगा, जो समझ नहीं आया वो यहाँ पे पूछ लो, मैं बता दूंगा कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। मैंने आपको पहले ही कहा था, जो भी स्टेप समझ में ना आए वहां पे आप कमेंट के अंदर लिख देना, सर यहाँ पे स्टेप ये समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये तो आवर्ती के रूप में हमने तो ऊर्जा को निकाल लिया, अब हम किसके रूप में लिखना चाहे, अगर वेवलेंथ के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा होता है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से वापस क्या लिख सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 से तरंगदैर्ध्य के रूप में दोलक की औसत ऊर्जा, दोलक की औसत ऊर्जा, म्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्बडा आ जाएगा। तो यहां से एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्बडा एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस के 1। यह इक्वेशन नंबर 2 जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, तरंगदैर्ध्य के रूप में ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी को प्रदर्शित करती है। जिसमें मैथमेटिकली अगर कोई भी अगर समझ में ना आए ना कहीं पर भी कि सर ये लाइन कैसे आई, तो मैं बता दूंगा आपको। क्लास जो होगी ना उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्लांक का विकिरण सूत्र है, जो किसी भी वॉल्यूम से या कृष्णिका है, तो कृष्णिका के अंदर क्या है, आप लोग वर्ताकार आकृति के अंदर मान रहे हो उसके, तो इस वॉल्यूम में से कितनी विकिरण उत्सर्जित हो रही है, तो वो किसको बताएगी, ऊर्जा घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोलित्र में जितने ऑसिलेटर है उसके नंबर को भी, उसके नंबर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कल ऑसिलेटर की संख्या के बारे में पता करेंगे, जो कि क्या है, मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी से ज्ञात की जाती है। वो मैंने पॉइंट छुड़वा दिया था, वो वाला पॉइंट मैं कल करवा दूंगा, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ऊर्जा घनत्व के अंदर अगर हम क्या करें, तरंगदैर्ध्य का मान उच्च रखे, तरंगदैर्ध्य का मान निम्न रखे, तो वो फॉर्मूला किस प्रकार से परिवर्तित होता है, वो 2 कंडीशनें आएगी हम लोगों के पास में। तो जो तुम लोग कंडीशन का पूछ रहे हो सर इसमें फ्रीक्वेंसी को हाई रखे या कम रखे, तो ये फॉर्मूला कैसे परिवर्तित होगा, तो वो हमें प्लांक के विकिरण नियम के अंदर जब हम कल पूरा कर लेंगे ना इस विकिरण नियम को, तो हमारे अब उसके अंदर हम विकिरणों के अंदर अलग अलग तरंग